नमस्ते बच्चों। वेलकम टू द हरीश एकेडमी। तो आपका हरीश एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था? हम इस चैप्टर में पहले सिंबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हमने कुछ निर्देशांक समझे थे, 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक वो शॉप वाला और एक चेस बोर्ड वाला। तो आज हम उसी तरह पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। ओके, देखो बच्चों, ये हमारा क्या है? ग्लोब। ये हमारा ग्लोब है और आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये कुछ हमारी काल्पनिक रेखाएं होती है ना, जो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं जिनकी, और ये एग्जैक्टली होती नहीं है हमारी अर्थ पे, लेकिन हम सिर्फ इन्हें कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं इसको। अब इन रेखाओं में आप देख रहे होंगे ये कुछ समांतर रेखाएं हैं, है ना। ये तो ये जो एक ये रेखा है, ये क्या है? ये हमारी एक सबसे बीच में रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, है ना। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। यानी कि ये हमारी जो धरती है, जो पृथ्वी है, इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करती है, और ये जो रेखाएं होती हैं हमारी इस तरीके से, ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनाती है इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये तो इन्हें हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। देखो, आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना सरल है। ये देखो, हम यहाँ पे छोटा सा एक बना लेते हैं। ये होता है हमारा इसका उत्तर ध्रुव और ये होता है हमारा दक्षिण ध्रुव। ओके, और ये इसको पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये क्या होती है हमारी? इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, है ना, या फिर इक्वेटर। ग्लोब को घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव हैं। ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। इनके मध्य में भूमध्य रेखा होती है, ये जो मैंने आपको अभी बताई है। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इसको हम विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, या फिर विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, विषुवतीय वृत्त भी बोल सकते हैं। वृत्त इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। यहाँ पे और भी रेखाएं आएंगी, वो भी इस तरीके से ऐसे सर्कल, है ना। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। चित्र 1.3 में ये रहा। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं? भूमध्य रेखा, यानी कि जो ये बीच वाली रेखा होती है, यहाँ पर हैं आप। ओके, इस तरीके की रेखाएं हमारी इधर भी होती हैं, नॉर्थ साइड में, और इसमें नॉर्थ साइड में और साउथ साइड, दोनों तरफ हमारी ये रेखाएं होती हैं। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े, यानी कि इस पर खड़े हैं आप यहाँ पर, ठीक है, और दोनों ध्रुव में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। यानी कि हम मान लेते हैं आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ से दूरी बढ़ती जाएगी ना, अगर हम इधर जाएंगे तो भी, इधर जाएंगे तो भी, या फिर इधर जाते हैं फिर तब भी दूरी बढ़ती जाएगी। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश से समांतर रेखा, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश। ठीक है, ये जो रेखाएं होती हैं हमारी, इन्हें ही हम क्या बोलेंगे? अक्षांशीय रेखाएं। और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती हैं। मैंने तुम्हें बताया ना अभी कि जो भी ये रेखाएं हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे हमने इसका हाफ पार्टीशन कर दिया, नहीं, ये पूरा वृत्त बनाती है। ये ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं, ये ऐसे। ओके, पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुववृत्त वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। अब देख रहे हो ना, ये थी हमारी इक्वेटर। अभी इस पे ना हमें ना पूरा शो नहीं हो रहा है, लेकिन जितना पार्ट यहाँ है इसका,
ये वाला नॉर्थ में, उतना ही हमारा साउथ में भी है, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ भी है। ओके, तो ये हमारी इक्वेटर है, अक्षांश है हमारे, ये भूमध्य रेखा है। जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए फिर छोटे होते जाते हैं। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये रेखा बड़ी है, फिर यहाँ पे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यहाँ पर आकर एक ये छोटा सा सर्कल बन जाता है ना। अक्षांशों को अंशों में व्यक्त किया जाता है, यानी कि डिग्री में। परमात्मा परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री और 0 अंश है। यानी कि जो विषुवत वृत्त है हमारा कौन सा है, ये वाला, ये किस पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर। जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। आपको दिखाई दे रहा है ये वाली, ये हमारी किस पे है, 90 डिग्री अक्षांश, लेकिन उत्तरी अक्षांश है ना। और जो यहां से जाएगी इस इक्वेटर के दक्षिणी तरफ से, वो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। समझ आया? इसे 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। अच्छा समझो थोड़ा, ये जो, एक सेकेंड, ये जो इक्वेटर है ना, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इस एरिया में बहुत गर्मी होती है, ये बहुत गर्म होती है। क्यों? क्योंकि इस पे जो सूरज है, मान लीजिए यहाँ है सूरज, इसकी डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं, तो इस वाले एरिया में बहुत गर्मी होती है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आते हैं, तो वो थोड़ा सा जो एरिया, जो भी हमारा जो भी हमारी जलवायु है या वहाँ का वातावरण है, वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी वाला नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। मतलब ना ज़्यादा गर्मी कह सकते हैं, ना ज़्यादा सर्दी। लेकिन जो इनके पोल्स पे, जो ये इनके ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव होगा, वहाँ पर कैसा होगा, मौसम बिल्कुल ठंडा, यानी कि 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी या कुछ एरिया तक ही पड़ती है, और वो भी यहाँ से ऐसे स्लाइटली जाएगी। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म, मैंने बताया भी आपको कि जो विषुवत वृत्त है या भूमध्य रेखा है, उसके चारों ओर कैसी जलवायु होती है, गर्म, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं, किस नाम से भी बोलते हैं इस वाले एरिया को, उष्ण। कैसी जलवायु है यहाँ पर, उष्ण जलवायु। जैसे यह भूमध्य रेखा से दूर दो ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। यानी कि अगर हम ये वाला एरिया देखते हैं इधर से, दो अक्षांश आगे, तो ये यहाँ पर कौन सी जलवायु आ जाएगी अब, शीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत ठंडी होती है, इस वाली एरिया में बहुत ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और यह भी हम एक वर्ष की समय अवधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। जो हमारे अलग अलग जो ऋतुएं आती हैं हमारे एक वर्ष के अंदर आती है ना, वसंत ऋतु, कभी हेमंत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, तो ये सब हम किस में अध्ययन करेंगे, विज्ञान में। जब आप विज्ञान में आपके जो चैप्टर्स आएंगे उसमें ये चीज आप देखोगे। अब हम पढ़ेंगे, तो यही होती है हमारी अक्षांशीय रेखाएं, यानी कि जो ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं, ये होती है हमारी अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, देशांतर, देशांतर के बारे में। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। यानी कि आप उत्तर ध्रुव की तरफ से किधर जाना है आपको, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, इस वाले ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाना है। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं। अगर हम देखें, एक सेकेंड जरा, इसको इसको हम थोड़ा रेज कर लेते हैं जिससे क्लियरली समझ सकें चीजों को। अब हम देशांतर पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो
आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। अगर आपको उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक जाना है तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से एशिया से होते हुए जाएंगे तो भी हमारी दूरी समान होगी, है ना, उसमें दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, जो ये समांतर रेखाएं होती हैं। अब हमें ये तो पता, इसके बारे में ये नहीं पता कि ये कितनी है। हमने इसका तो देखा था, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं ये 90, 0, 1, 2, 3, ये मतलब ये 90 डिग्री तक होती हैं, यहाँ से लेके ये 90 था ना, ये 90 क्या होते हैं, हमारे सर्कल्स होते हैं एक तरह से। तो ऊपर की तरफ कितनी रेखाएं आती हैं हमारी, जब हम अक्षांशीय रेखाएं देखते हैं 90, 90, और नीचे की तरफ भी 90, तो टोटल कितनी हो जाती हैं 180। उसी तरह हमें ये देखनी है। अब ये हमारी देशांतरीय रेखाएं हो जाती हैं, जो इसके ऊपर से आती है, और इन्हें अगर हमें उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाना है तो हम इन देशांतरीय रेखाओं से ही, समय का भी हम इन्हीं से ही पता लगाते हैं, ठीक है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। ये पूरा वृत्त नहीं है, देखो जो हम अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे थे वो तो पूरा ध्रुव बना रही थी, यानी कि पूरा का पूरा वो सर्कल बना रहे थे, बन रहा था ना, ये देखो ये पूरा सर्कल बन रहा है यहाँ से ऐसे अक्षांश में। लेकिन देशांतरीय रेखाओं में सर्कल नहीं बन रहा। ये एक रेखा है, यहाँ से ये अलग अलग रेखाएं निकल रही हैं, ये पूरा सर्कल नहीं बन रहा, ठीक है। आप विज्ञान में यह भी देखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये तो हमें पता है कि भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो लेकिन वो किस वजह से, तो आप ये सब किस में पढ़ोगे, अपनी विज्ञान की पुस्तक में। इससे सरलता से समझने के लिए अगर आपको फिर भी इसमें करके देखना है तो आप एक टेबल लैंप को लो और अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखो। यहाँ पर ग्लोब रखा और यहाँ पर एक टेबल लैंप जला दिया, ठीक है, टेबल लैंप जलाया। अब आप क्या देखोगे कि जो ग्लोब है ना, इस पे रोशनी जो पड़ेगी इसकी वो सामने वाले पार्ट पड़ेगी, लेकिन जो ये इधर पीछे वाला भाग है यहाँ तो पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पर जो इसके बैक साइड में यहाँ पर क्या होती है हमारी रात, या फिर बहुत शाम हो रही होगी, सब जगह अलग अलग समय होता है क्योंकि ये घूमता है ना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो उसी तरीके से सूरज का भी है कि जब आप सूरज के सामने होगे तो वहाँ हमारा दिन निकल जाता है, या फिर बहुत सी जगह रात होती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर बहुत ठंड होती है क्योंकि वहाँ पे तो 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है, यानी कि सुबह सवेरे का टाइम है, और दूसरी जगहों पर मध्याह्न, कहीं पर दोपहर है, कहीं पर शाम हो रही है, कहीं पर रात हो रही है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है, और किसी तीसरे देश में लोग भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखें कि यह कैसे होता है। अच्छा, इस समय वाला जो टाइम कंसेप्ट है ये आपका आगे करेंगे हम, अभी जब इसके बारे में जानेंगे टाइम जोन के बारे में कि टाइम कैसे निकालना है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। देखो, जब हम अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे थे, यानी कि ये वाली, तो हमारे पास क्या थी जो डिवाइड कर सकती थी पार्ट्स में, हमारे पास थी ये इक्वेटर। क्या थी? इक्वेटर। ऐसे ही हमारे पास एक रेखा और भी है, ये देशांतरीय रेखा है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रमुख याम्योत्तर या फिर ग्रीनविच रेखा, ये वाली। ये हमारे देशांतर
जो देशांतर होते हैं उनको डिवाइड करती है। इसे ग्रीनिच यामोत्तर भी कहते हैं क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। यानी कि कुछ देश ऐसे थे, उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया था कि जो ये यहाँ से ये जो रेखा निकल रही है इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, याम्योत्तरीय रेखा या फिर ग्रीनिच रेखा। और ये निकल कहाँ से रही है, ये निकल रही है हमारी इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र से। ये लंदन पड़ जाता है यहाँ पे, और कहाँ पर है ये, इंग्लैंड में। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, मान लीजिए आपको ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो मान लीजिए आपको यात्रा करनी है, ऐसे आप ध्रुव में से किसी एक की ओर यात्रा करनी है आपको, यानी कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ यात्रा करनी है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में। तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि हम भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। जो हमने अक्षांश को डिग्री में मापा था ना, याद है, ये इक्वेटर डाली थी हमने 0 डिग्री, फिर यहाँ पे ये 1-1 डिग्री बढ़ते गए थे, उसी तरीके से देशांतर भी है, ये भी 1-1 डिग्री बढ़ते जाते हैं। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम में हो या पूर्व, इसका मान 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए प तथा पूर्व के लिए पू डॉट वर्णों का जोड़ा जाता है। उदाहरणतः पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। अगर हमें किसी जगह पे जाना, मान लीजिए हमें दिल्ली में जाना है, तो हम कैसे पता करेंगे, यहाँ से अक्षांश लगाएंगे कि ये अक्षांश से पता करेंगे कि इस अक्षांश पर है हमारा ये, या फिर इस देशांतर पर है। जैसे दिल्ली का क्या है हमारा 77 डिग्री पूर्व में। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम है। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 में नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के याम्योत्तर को दर्शाती है। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं। ये जो लाइनें होती हैं इसको हम ग्रिड ही तो बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे ग्लोब पर हैं, पहले इक्वेटर जाती है यहाँ से, है ना, फिर यहाँ से ग्रीनविच रेखा, फिर इसके पास से ये रेखाएं जा रही हैं, तो ये क्या बन गया, ग्रिड ही तो बन गया। ये दे देते हैं हम आपको होमवर्क, ओके। यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या मानचित्रावली में स्पष्ट रूप से अक्षांश और देशांतर अंकित है, ये मिल जाता है स्कूल में, तो आप खुद भी ले सकते हो, खुद भी परचेज भी कर सकते हैं कि भाई हमें ग्लोब लेना, उस पर मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर और पेरिस के अक्षांश और देशांतर के लगभग मान को लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये पढ़ लेते हैं एक बार। वास्तव में ग्रीनिच याम्योत्तर पहली ज्ञात प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे, यानी कि अगर हम इसको ये सोचे कि ये सबसे पहली और प्रमुख याम्योत्तर रेखा है, तो ऐसा नहीं है। ग्रीनिच हमारी पहली या बहुत प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी। वो कहाँ से निकलती, ये वाली तो निकलती है हमारी इंग्लैंड के लंदन से, है ना। और जो पहले थी वो यूरोप से अनेक शताब्दियों पहले भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी, ठीक है। जब तक हम यूरोप का कोई जिक्र भी नहीं था, तब पहले भारत की खुद की अपनी एक क्या थी, प्रमुख याम्योत्तर थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। और यह उज्जैनी, यानी कि जो वर्तमान में उज्जैन है, जो कि कौन से स्टेट में, हमारे मध्य प्रदेश में,
यह उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। खगोल विद्या यानी कि जहाँ पर किसके बारे में पता लगता है, सेलेस्टियल बॉडीज या स्टार, तारे, है ना, खगोलीय पिंड, इनके बारे में पता लगता है, उसे हम बोलते हैं खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर भी यहाँ रहे और अपना काम किया। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। उज्जैनी याम्योत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया था। इस मानचित्र में उज्जैनी याम्योत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट हैं जबकि कुछ अन्य दूरी पर हैं। ऐसा इसलिए है कि देशांतर को मापने के लिए सही समय रखना आवश्यक है। यह वर्तमान की तुलना में अब उतना सटीक नहीं था। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना मैप में, इस वाले मैप में देखो 1.5 में उज्जैनी प्रमुख याम्योत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था। जो ये देखो ये हमारे उज्जैनी से निकल रही है ना, है ना, ऐसे ही याम्योत्तर रहेगा। ये यहाँ पर हमारा उज्जैनी, उज्जैन, फिर यहाँ पर और कौन कौन से थे, कुरुक्षेत्र हो गया, दिल्ली भी पड़ जाता था, मालवंगरा नगर, बेंगलुरु और कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये हमारी पहले हम ये सबसे पहले जो हमारी यहाँ की भारत की क्या थी, याम्योत्तर रेखा थी, यानी कि यूरोप के आने से पहले। ओके, तो आप सभी होमवर्क करेंगे बच्चों जो मैंने आपको दिया है। बाकी कल हम पढ़ेंगे समय क्षेत्र, टाइम जोन को समझेंगे, टाइम निकालना सीखेंगे कि कैसे टाइम हम देखते हैं, कैसे समय का पता लगा सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। बाय, गुड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।